महाराष्ट्र में खादी बनाम वर्दी का संघर्ष लगातार जारी है। रोज एक न एक नए आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में अपने पति के स्वाभिमान की लड़ाई कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी लड़ रही है। उनके नाम में क्रांति है। जी हाँ, इस क्रांति को वो लाकर रहेंगी, ऐसा उन्होंने ठाना है। यहाँ क्योंकि स्वाभिमान पति का है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए समान भया धीरा, मैं बात कर रहा हूँ एसीबी के जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े न्यूज इंडिया के साथ हैं। क्रांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्रांति जी, देश को पता है जिस बेबाकी से आप अपनी बात रख रही हैं और पति के स्वाभिमान का ये जो संघर्ष है, आप खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज रूल होते हैं, उसमें आपके पति सामने नहीं आ सकते, लेकिन ये निजी जीवन में आरोप होना, वो सारी बातें आ जाना, इसको लेकर जो आप जवाब दे रही हैं, और रोज एक नया पटाखा आ जाता है। दिवाली तो चली गई, लेकिन मुंबई में रोज दिवाली। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो भी अगर किसी को आरोप लगानी थी तो माननीय कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ चले जाते हैं। अगर उनके दिमाग में अगर ऐसा कुछ भी है, जो मिनिस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनको अगर कुछ भी लगता है तो वो इतने बड़े पोजीशन में है, डेफिनेटली कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये मामला, क्योंकि वो पता है कोर्ट में हार जाएंगे, क्योंकि उनके कोई पॉइंट ही नहीं है उनके पास लड़ने के लिए। क्योंकि हर जो चीज़, हर जो दाव वो डाल रहे हैं, सामने पेपर्स रख रहे हैं, उसका सारा काउंटर प्रूफ और सारे काउंटर के पेपर्स हमारे पास है, जो हमने ऑलरेडी कोर्ट में दे चुके हैं। तो उनको ये भी पता है कि कोर्ट में उनका केस कोई स्टैंड नहीं होने वाला है। लेकिन उससे थोड़ी ना बदनामी हो पाएगी समीर वानखेड़े की। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि समीर वानखेड़े की बदनामी हो, जैसे उनके दामाद की हुई। लेकिन अभी उनके दामाद जो पकड़े गए हैं ड्रग्स के साथ, है जो भी है, वो भी केस चल रहा है अभी भी। तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी, मुझे उचित नहीं लगेगा कि मैं उस पर कमेंट करूँ, क्योंकि जो मैटर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है। तो लेकिन अगर उनके साथ एक चीज़ हुई है और वो अगर गए हैं जेल में 8 महीने के लिए, तो वो किसी कारणवश गए होंगे। उनकी बेल जो है रिजेक्ट हुई है कितनी तो भी बार, वो किसी कारणवश रिजेक्ट हुई होगी। उसमें समीर वानखेड़े क्या करेंगे? उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन उनको कुछ भी करके सिर्फ समीर वानखेड़े जी है उनको बदनाम करना था कि भाई मेरे फैमिली की जैसी बदनामी हुई वैसे मैं आपकी भी करूंगा। और इसके लिए उन्होंने ये आरोपों का सिलसिला शुरू रखा, और वो भी ट्विटर पे रखा, ताकि लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुना सके, फर्जी आरोप कर सके। एक्चुअली जो कोर्ट ने भी बताया कि वो जो सर्टिफिकेट उन्होंने डाला था, बर्थ सर्टिफिकेट, वो खुद ही एक फर्जीवाड़ा है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी गई है। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमने बीएमसी से हमें मिला, उसमें तो कहीं नहीं लिखा था मुस्लिम, उसमें तो कहीं नहीं लिखा था दाऊद। फिर उन्होंने ये सर्टिफिकेट जो उन्होंने स्टार्ट में बताया लोगों को, मुस्लिम है और फिर दाऊद है, ये सब वो कहाँ से लाते हैं? नवाब मलिक साहब कहते हैं कि आपको तो आए हुए अभी जुम्मा हुआ है, आपको है ना, आप लोगों को। मैं तो यहाँ 62 साल से रहता हूँ, मुंबई को जितना अच्छे से मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। तो मेरे पास जो भी प्रमाण पत्र, कागज हैं, वो बिल्कुल पुख्ता हैं। और उनका मानना है कि ये सारे कागज मैंने पेश किए हैं अदालत में, या जो मीडिया के सामने वो रोज परोसते हैं, इसमें सच्चाई है। बोले आप लोग जो कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये मनगढ़ंत है। तो मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि जो भी वो पेपर्स लाते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर होती है। वो बीएमसी से आपको अप्लाई करके लाना है, लाना है। ये मिलते हैं सिर्फ बिना प्रोसीजर के, सिर्फ फाइल कर अपने अब्यूज कर ये पेपर्स कहां से, जो है इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द रूल्स। यू कैन अब्यूज योर पावर टू गेट पेपर्स। और ऊपर से इनको इतना भी नहीं है शर्म कि जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी रोज सुबह उठ के ट्विटर पे समीर दाऊद वानखेड़े लिखते हैं। मतलब उस आदमी का डेस्परेशन देखो, सुबह जागते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बैठते, उनके दिमाग पे सिर्फ समीर वानखेड़े सवार है। मतलब खौफ सोचो समीर वानखेड़े के दिल में कितना है। उनको यही डर लगता है कि मेरा दामाद वापस नहीं अरेस्ट हो जाए, कहीं मेरे दामाद को वापस नहीं जेल हो जाए। अरे बाप रे, मैं क्या करूंगा? अरे बाप रे, मेरा पूरा भंडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, मेरा पूरा कारोबार पूरा लोगों के सामने आ जाएगा। और वो जो प्रॉपर्टीज के बारे में बोलते हैं, हमारी कोई भी प्रॉपर्टीज 30 लाख में 3 एकड़ वगैरह ऐसे नहीं ली गई है। जो आरोप उनके ऊपर हुए हैं, हमारी कोई भी, हमारी हर प्रॉपर्टी सिस्टम में हम लोग को डिक्लेयर करनी पड़ती है, बिकॉज समीर सिविल सर्वेंट है। वो क्या बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में? यार आप तो क्रांति जी, आप प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी घड़ी, उनके जूते, उनके बेल्ट, उनके कपड़े, ये सारी बातें किस चश्मे से आप देखना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब उनको कुछ मिलता नहीं है, जब उनका हर एक दुबई कैसे गया, एक्सटॉर्शन कर, दुबई तो गए ही नहीं, उनके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो चुकी है, वहां पे गलत झूठे साबित हुए नवाब जी। उसके बाद बोलते हैं मालदीव्स गए थे बहन के साथ, वो बहन के साथ कभी गए ही नहीं। वो मेरे साथ गए थे, हमारे बच्चों के साथ, वहां पे उनका दाव गलत हो गया। तो कोर्ट में बार बार उनको जब कोर्ट गलत साबित कर रहा है तो उनको बौखला रहे वो, तो उनको समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या करना चाहिए। तो फिर जूते पे जाओ, चप्पल पे जाओ, बेल्ट पे जाओ, ये छोटी छोटी मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब छोटा बच्चा रहता है ना, वैसे बिहेव कर रहे हैं वो। क्रांति जी, बात की जाए जहाँ तक आरोप एक के बाद एक जो वो कर रहे हैं, उन्होंने तो आपके निजी जीवन को ये कहा है कि भाई ये जो विवाह है और ये सारी बातें,
मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खोदा भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इस पे क्या कहना है? पहला विवाह, दूसरा विवाह, ये जो बातें लगातार आ रही हैं। पहला विवाह किसका नहीं होता, दूसरा विवाह के किसी का होता नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? अगर उनकी फर्स्ट मैरिज हुई है, नहीं वर्कआउट हुई, सेकंड मैरिज होगी, उसमें इतना बखेड़ा क्या उन्होंने खड़ा कर दिया है? और अगर सामने जो लेडी थी वो मुस्लिम फैमिली से आती थी और उनको चाहते थे वो कि एक निकाह हो, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए वो किया गया, लेकिन उसके बाद समीर जी हिंदू थे, इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट किया गया। अभी स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर अगर वो सामने जो लेडी है उन्होंने भी अगर साइन किया, इसका मतलब उनको ये पता है ना, उनको ये पता है कि समीर वानखेड़े हिंदू है, तभी तो स्पेशल मैरिज एक्ट हो रहा है। अगर दोनों मुसलमान होते तो सिर्फ निकाह पे बात थम जाती थी, तो फिर ये क्यों हुआ? और जब भी निकाह के बारे में बात करते नवाब मलिक तो कभी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात ही नहीं करते, ऐसा क्यों? क्या उनके सपोर्टर्स उनसे ये सवाल नहीं पूछते जो आके यहाँ पे? और बाय द वे ये सारे जो सपोर्टर्स है वो सारे पेड सपोर्टर्स है, उनको पैसे मिलते हैं उनको सपोर्ट करने के, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं जब भी ट्विटर पे देखती हूँ तो उनको 0 फॉलोअर्स रहते हैं ना, उनके कोई सिर्फ ट्वीट ही रहते हैं और उनको कोई फॉलोअर्स नहीं रहते, और वो सारे फेक अकाउंट्स हैं। तो मुझे ये भी पता है कि आप पैसे लगाकर समीर जी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज हमारे जो सारे फॉलोअर्स सारे असली फॉलोअर्स हैं, आपके सारे नकली है, तो कुछ मैं उसमें ज्यादा बोल भी नहीं सकती, लोगों के सामने सच है। जी क्रांति जी, आपके बोलने और अंदाज में भी मुझे पता है आप खुद एक अभिनेत्री हैं। ये भी कहा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कि समीर वानखेड़े को बॉलीवुड से एक एलर्जी है, और वो एलर्जी है इसीलिए बॉलीवुड को ही अपने निशाने पर रखते हैं। समीर वानखेड़े, मुझे लगता है बॉलीवुड ज्यादा ऑब्सेस्ड है समीर वानखेड़े से। समीर वानखेड़े जी को किसी फेम के लिए किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनका काम ही बोलता है। उनके लिए जब वो बड़े बड़े डॉन को पकड़ते हैं वो अचीवमेंट होती है, सेलिब्रिटी को पकड़ के वो कभी भी अचीवमेंट नहीं मानते हैं। और वो उनको कोई एलर्जी नहीं है बॉलीवुड से, वो भी फिल्में देखते हैं, हम सब फिल्में देखते हैं, और हमें कोई ऐसा वेंजेंस नहीं है कि हाँ मैं बॉलीवुड को पकड़ूंगा और फिर मैं फेमस हो जाऊंगा। उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को पकड़े हुए और बाकी के क्रिमिनल्स को पकड़े हुए अगर आप रेशो देखें तो मैं तो कहूँगी 2 या 3% से सेलिब्रिटी पकड़े गए हैं, बाकी जो 97% की कार्रवाई उन्होंने की है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? सबसे ज्यादा सोना उन्होंने पकड़ा है, सबसे ज्यादा ड्रग्स उन्होंने पकड़ा है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? कि सिर्फ सेलिब्रिटी के बारे में बात क्यों होती है? ये मैं जनता से सवाल करना चाहती हूँ। जनता से सवाल है, ये सवाल है कि आखिर ये सारी बात और संघर्ष जो चल रहा है ये आखिर कहाँ जाकर थमेगा? क्रांति जी, आपने इस कतार में, मैं देख रहा था इस पूरे घटनाक्रम में, आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सत्ता में बैठे तमाम लोगों से आपने मिलने की कोशिश की, क्या कभी आपने नवाब मलिक से सीधे बात करने की कोशिश की, या आपने उद्धव ठाकरे से जो मुख्यमंत्री उनसे जो संवाद साधा, क्या आपसे कहा गया, कहाँ जाकर ये मसला उठेगा? जी, उद्धव ठाकरे से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई और फिर उनके हेल्थ इश्यूज भी हो गए, तो मिलने का लोग नहीं आया। पत्र लिखा था लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और फिर ऑब्वियसली बिना अपॉइंटमेंट के तो हम जा नहीं सकते, तो वो मिलने का योग नहीं आ पाया। लेकिन हम श्योर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नवाब जी की पार्टी के लोग भी खुश नहीं है उससे, ऐसा मुझे लगता है शायद, क्योंकि क्या है कि एक ऑफिस ऑफिसर को इस तरह से टारगेट करना ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, और ये हमें लोगों के फीडबैक से भी पता चलता है कि ये जानबूझ के सब किया जा रहा है, और इतना ऑब्वियस हो रहा है क्योंकि बिना सबूत के और बिना हेड एंड टेल के वो बात करते हैं, वो आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आज उन्होंने एक ट्वीट किया, होटल है सदगुरु, हाँ है होटल। समीर जब 15 साल के थे तब उनकी माताजी ने वो होटल बनाया था, होटल भी नहीं, वो जगह ली थी, होटल कोई दूसरा चला रहा है वहाँ पे, और जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी है वो समीर के पास है ही नहीं, उसके फादर के पास है। जो मम्मी एक्सपायर हो गए तो फादर के पास आ गई, तो समीर का इसमें कोई लेना देना ही नहीं, कौन होटल चल रहा है क्या चला रहा है, वो सिर्फ जगह उनकी है, इसका मतलब ये नहीं कि होटल उनका है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ वो हाफ नॉलेज देते पब्लिक को, ताकि पब्लिक भड़क जाए और पब्लिक के मन में दुविधा आ जाए, पब्लिक के मन में डाउट क्रिएट हो समीर के बारे में, सिर्फ उनका यही एजेंडा है। और आपने पूछा मुझे कि मैंने नवाब मलिक जी से खुद बात क्यों नहीं की, तो मैं उनसे बात क्यों करूं मैं उनसे बात? क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसका एजेंडा ही है हमें बदनाम करने का, जस्ट बिकॉज हम ऑनेस्ट है, तो उनसे बात करके मुझे क्या मिलेगा? वो तो चाहते हैं कि हमें बदनाम करे। मेरा कहना यह है कि अगर वो इंसान उसने ये ठान ली है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर है तो मैं उसको बदनाम करूंगा, तो क्या हम गलत हैं? अगर मैं गलत होती, अगर समीर वानखेड़े एक्सटॉर्शनिस्ट होते, अगर समीर वानखेड़े ने पैसे लिए होते, अगर समीर वानखेड़े के 15 साल के करियर में समीर वानखेड़े करप्ट होते, तो मैं जाती उनसे मिलने के लिए कि भाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई और समीर वानखेड़े ऐसे है तो आप उन्हें प्लीज छोड़ दो, उनका एक्सपोजर मत करो। अरे हमको किस बात का डर? ऑनेस्टी को छुपाने के लिए किस बात का डर? मतलब ऑनेस्टी है तो निखर के सामने आएगी,
वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे तो मुझे नहीं डर लगता उनसे, इसलिए मैं क्यों जाके मिलूं उनसे। क्रांति जी, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये संघर्ष मेरा अकेले का संघर्ष नहीं है। जैसा पिक्चर या तस्वीर सामने आती है वो ये कहते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ये अदावत के तहत वो कर रहे हैं, वो ये कहते हैं ये संघर्ष सारी एनसीपी का है, महाराष्ट्र सरकार का है, अकेले नवाब मलिक का नहीं है। वो तो ये कहते हैं। वो टाइम बताएगा, टाइम बताएगा किसका संघर्ष क्या है। वो सबके दामाद तो अंदर नहीं गए, राइट? एक ही इंसान के दामाद अंदर गए थे। जब तक बल है वो लड़ेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा तब दुनिया दिखेगी। जी, एक और बात जो सामने आ रही है इसमें, केंद्र और राज्य सरकार इस मसले में सामने आ गए हैं। इसमें ये कहा जा रहा है क्रांति जी कि ये मसला पूरा पॉलिटिसाइज हो रहा है। आपको लगता है कि इसमें सियासत भी अब होने लगी? जी, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। मेरे लिए मेरी पति की लड़ाई है जो ऑनेस्ट है, तो मुझे पॉलिटिक्स घुसना है और मुझे उसके ऊपर कमेंट करना है, क्योंकि मेरे पति ने जिस लगन से काम किया देश के लिए, वो लगन के पीछे नहीं होगा, उसको हाईलाइट करना है, मैं सामने हाईलाइट करूंगी, मैं इससे डरूंगी नहीं और मैं छुपूंगी। लेकिन अगर आप मुझे सियासत के बारे में पूछते हो, मुझे इसकी कोई समझ नहीं है, तो इसके बारे में मुझे बात करना भी गलत है। वो ये कहते हैं कि मैंने कोई निजी आक्षेप या निजी आरोप क्रांति रेडकर जी और समीर वानखेड़े पर नहीं किया। मैंने जो किया है वो केवल उनकी कार्यशैली और जिस तरीके से वो प्रभाकर सहल अलग अलग गवाह सामने ला रहे हैं, तो उनके आधार किया। वो कहते हैं आपकी निजी जिंदगी में उन्होंने आरोप नहीं किया। हाँ, तो निजी जिंदगी में मतलब समीर वान की फर्स्ट वाइफ और उनकी जो पहले की मैरिज थी, निजी जिंदगी नहीं है, वो कार्यशैली है उसकी। किस चीज़ की कार्यशैली है उसमें? अगर समीर वानखेड़े उसकी फैमिली मालदीव जाती है एक छोटा सा वेकेशन लेने के लिए, तो उसमें क्या काम क्या है? उसमें कार्यशैली क्या है उसमें? अगर समीर वानखेड़े की सिस्टर करने के लिए, तो समीर वानखेड़े है। देखिए, आप मूड बनाया है, एक आदमी पूरी मूड बनाने की कोशिश साजिश में लगा हुआ है। अब आंख खोलिए, जो सच है उसका रिसर्च और इंडिया की ये जो इंडिया सवाल आपने कहा कि पूरे देश को लो देखने का पूरा लग देते हैं, इसलिए इंडिया सवाल और आपके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मामला आते हैं, आपको लगता है कि शाहरुख खान के बेटे, उसके साथ सुशांत सिंह, बॉलीवुड, ये सारी बातों का ताना बाना बनकर ये सारी चीजें की जा रही है? ये देखिए, सारी चीजें केस रिलेटेड है, केस से हम क्या कमेंट करेंगे? हर चीज कोर्ट में है, उसके बारे में हम यहाँ कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो भी सारे सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ मिला नहीं है, ना उनके फोन कॉल से कुछ मिला है, ना उनके मैसेज से कुछ मिला है, ना कोई एक इंसान ऐसा जिसके सामने समीर वानखेड़े बैठे हैं और उन्हें कहा कि मुझे 8 करोड़ चाहिए, 6 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ चाहिए। एक इंसान ऐसा सामने नहीं ला पा रहे, तो किस एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हो? किस एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हो? कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो? समीर वानखेड़े भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पैसे से खरीद सको। जो इंसान 15 साल से ऑनेस्टी से अपने पैसे जोड़ जोड़ के अपना घर बना रहा है, अपनी गाड़ी बना रहा है, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, सॉरी, वो मेरी गाड़ी चलाते हैं और एक पुलिस की गाड़ी है हमारे पास, और जो वो कपड़े भी पहने हैं, जो भी पहने, वो खुद काम पे कर रहे हैं इंसान। उसकी मम्मी ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वो उनको रियासत में मिली है, जो भी हेरिटेज मिली है, तो उसमें उन्होंने क्या गलत किया? 2 रुपए उस इंसान किसी लिए नहीं है। तो मेरा इतना है कि जनता से कि अगर आप समीर वानखेड़े को एक्सटॉर्शनिस्ट बोलते हैं, तो एक्सटॉर्शनिस्ट क्या होता है इसकी स्टडी करें, और हमारे बिना भी प्रॉपर्टी नहीं है सामने वाले इंसान की जैसी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहिए, सच का साथ दीजिए। आप और सभी तो बैठकर इस मसले पर चिंता करते हैं, बातचीत करते हैं, सभी तनाव में होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, इन पर अभी तो हम हंसते हैं। आज क्या मीडिया ऐसे आज क्या है, अच्छा सदगुरु का दोनों हम हंस पड़ते हैं कि बेचारा, मतलब हमको ये हो रहा है कि रिसर्च की है ना, अभी कुछ बचा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी आके नवाब जी को बता देते हैं। नवाब जी का रिसर्च नहीं होता होगा उतना, तो ट्वीट करते हैं, नवाब जी खुद भी नहीं कर रहे, उनकी कोई टीम कर रही होगी, तो बिना रिसर्च के भी ट्वीट चल रहा है, और फिर वापस मुंह के बल गिर रहे हैं। तो हमें अभी बुरा लगने लग गया उनके लिए कि अरे अभी इंसान वापस मुंह के बल गिरेगा बेचारा, ऐसा हमको भी फील होता है। जी, और हंसते हैं, आप लोग हौसला एक दूसरे का बढ़ाते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं जो अभी चल रहा है, आखिरी सवाल है, जो अभी चल रहा है ये सारी बातें, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में तक रुकेगा। आप लोगों को चुनौती या परेशानी का कारण भी बनता है ये, कई बार एक बार कुछ ना कुछ कहा जाए, कोयले को जितना घिसोगे उतना काला होता है, क्या सोचते हैं आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि कोयले को जितना घिसोगे वो काला हो, लेकिन जब सोना होता है ना, सोने को हर वक्त आप आग से गुजरना पड़ता है, तभी वो उसको तराशा जाता है। हीरे को भी आप कोयले के खान से ही निकाल दो ना, तो मेरा पति हीरा है, और उसी कोयले से ये जो सारा कोयला फैला हुआ है ना, और जो फैला है उससे चमक के मेरा पति बाहर निकलेगा, क्योंकि वो हीरा है। जी हाँ, सोने को सोना बनने के लिए तपना पड़ता है। आप क्रांति को सुन रहे थे, न रुकेंगी, न झुकेंगी, न डरेंगी। और जहाँ तक आपने सोने और हीरे की बात की, मुझे एक शायर की इन याद आती है क्रांति जी, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ मैं, शीशे से कब तुम तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। क्या नाम है आपके पति का? समीर वानखेड़े। तो मुझको कब तक रोकोगे? क्या बात है। इसी के साथ ही मैं पूरी जना को ये विनती करना चाहती हूँ, इस लड़ाई में हमारा साथ दे। हम बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, हमें बिल्कुल भी किसी चीज का खौफ नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी डरती नहीं, सच्चाई कभी झुकती नहीं। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।